नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। सत्यजीत राय की लिखी बंगला कहानी सहपाठी। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर रंजीत साहा ने किया है। अभी सुबह के 9:15 बजे हैं। मोहित सरकार ने गले में टाई का फंदा डाला ही था कि उसकी पत्नी अरुणा कमरे में आई और बोली, तुम्हारा फोन। अब अभी कौन फोन कर सकता है भला। मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम रहा है। अब घर से दफ्तर को निकलते वक्त तुम्हारा फोन सुनकर स्वभावतः मोहित की त्योरियां चढ़ गई। अरुणा ने बताया वह कभी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में? अच्छा, नाम बताया? उसने कहा कि जय नाम बताने पर ही वह समझ जाएगा। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। उसकी क्लास में 40 लड़के रहे होंगे। अगर वह बड़े ध्यान से सोचे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है, और इसके साथ उसका चेहरा भी। सौभाग्य से जय या जयदेव के नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है, लेकिन वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में एक था। गोरा, सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे, हाई जंप में अव्वल। कभी कभी वह ताश के खेल भी दिखाया करता। और हाँ, कैसे बियांका की आवृत्ति में उसने कोई पदक भी जीता था। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और कभी अपनी सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई खास लगाव महसूस नहीं कर रहा था। खैर, मोहित ने फ़ोन का रिसीवर पकड़ा। हेलो, कौन मोहित? मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं वही तुम्हारा जयदेव बोस, बालीगंज स्कूल का सहपाठी। भाई, अब आवाज़ से तो पहचान नहीं रहा। हाँ, चेहरा ज़रूर याद है। बात क्या है? तुम तो अब बड़े अफ़सर हो गए हो भाई। मेरा नाम तुम्हें अब तक याद रहा यही बहुत है। अरे, यह सब छोड़ो, बताओ बात क्या है? बस यूँ ही थोड़ी ज़रूरत थी। एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। कब? तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो तो अच्छा। तो फिर आज ही मिलो। मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ। तुम 7 बजे आ सकोगे? क्यों नहीं, ज़रूर आ जाऊँगा। अच्छा, तो धन्यवाद। तभी सारी बातें होंगी। अभी हाल में खरीदी हुई आसमानी रंग की कार में दफ्तर जाते हुए मोहित सरकार ने स्कूल में घटी कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश की। हेडमास्टर गिरीन्द्र सुर की पैनी नज़र और बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूली दिन भी सचमुच कैसी कैसी खुशियों से भरे दिन थे। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। शंकर, मोहित और जयदेव, इन तीनों में ही प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्हीं तीनों का बारी बारी से कब्जा रहता। छठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव बोस एक साथ पढ़ते रहते थे। कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई की थी। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित राइट इन खिलाड़ी था तो जयदेव राइट आउट। तब मोहित को जान पड़ता कि यह दोस्ती आज की नहीं, युगों की है। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहित का दाखिला एक अच्छे से कॉलेज में हो गया, और यहाँ की पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद ही उसकी नियुक्ति एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में हो गई। जयदेव किसी दूसरे शहर में किसी कॉलेज में भर्ती हो गया था। दरअसल उसके पिताजी की नौकरी बदली वाली थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कॉलेज जाने के बाद मोहित ने जयदेव की कमी को कभी महसूस नहीं किया। उसकी जगह कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली। बाद में यह दोस्त भी बदल गया। जब कॉलेज जीवन भी पूरा हो जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली ज़िंदगी शुरू हुई। मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में 4 बड़े अफसरों में से एक है, और उसके सबसे अच्छे दोस्तों में उसका ही एक सहकर्मी है। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेनगुप्त। लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जयदेव, जिसके साथ पिछले 30 सालों से मुलाकात तक नहीं हुई है, उसकी यादों ने अपनी काफ़ी जगह बना रखी है। मोहित ने उन पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया। मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है। चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोज के मोड़ पर मुड़ते ही गाड़ियों की भीड़, बसों के हार्न और धुएं से मोहित सरकार के यादों की दुनिया ढह गई, और वह सामने खड़ी दुनिया के सामने था। अपनी कलाई घड़ी पर नज़र दौड़ाते ही वह समझ गया कि आज 3 मिनट देर से दफ्तर पहुंच रहा है।
दफ्तर का काम निपटाकर मोहित जब ली रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में रत्ती भर याद नहीं बची थी। यहाँ तक कि वह सुबह टेलीफोन पर हुई बातों के बारे में भी भूल चुका था। उसे इस बात की याद तब आई जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आया और उसके हाथ में एक पुर्जा थमाया। यह किसी लेखन पुस्तिका में से फाड़ा गया पन्ना था, मोड़ा हुआ। इस पर अंग्रेजी में लिखा था, जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। रेडियो पर बीबीसी से आ रही खबरों को सुनना बंद कर मोहित ने विपिन से कहा, उसे अंदर आने को कहो। लेकिन दूसरे ही पल ये महसूस किया कि जय इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहा है, उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगा लेना चाहिए था। दफ्तर से लौटते हुए पार्क स्ट्रीट से वह बड़े आराम से केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ भी ला ही सकता था, लेकिन उसे जय के आने की बात याद ही नहीं रही। पता नहीं उसकी घरवाली ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं। पहचान रहे हो? इस सवाल को सुनकर और इसके बोलने वाले की ओर देखकर मोहित सरकार की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई कि बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद भी उसने नीचे की ओर एक कदम और बढ़ा दिया था, जब तक कि वहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। कमरे की चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक ढीली ढाली सूती पतलून पहन रखी थी, इसके ऊपर एक घटिया छापे वाली सूती कमीज। दोनों कभी कभी इस्त्री की गई हो ऐसा नहीं जान पड़ा। कमीज की कॉलर से जो सूरज झांक रही थी, उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे जयदेव से उसका कोई तालमेल नहीं बिठा सका। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धसी, देह का रंग रूप धूप में तब तक कर काला पड़ गया था। इस चेहरे पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें उगी थीं, माथे के ऊपर एक मस्सा और कनपटियों पर बेतरतीब ढंग से फैले ढेर सारे पके हुए बाल। उस आदमी ने यह सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। उसकी दांतों की कतार भी मोहित को दिख पड़ी। पान खा खा कर सड़ गए ऐसे दांतों के साथ हंसने वाले को सबसे पहले अपना मुंह हथेली से ढांप लेना चाहिए। काफ़ी बदल गया हूँ ना? बैठो। मोहित अब तक खड़ा था। सामने वाले सोफे पर उसके बैठ जाने के बाद मोहित भी अपनी जगह पर बैठ गया। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी है। उस तस्वीर में 14 साल के मोहित के साथ आज के मोहित को पहचान पाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है? सिर्फ 30 सालों में क्या चेहरे में इतना बदलाव आ जाते हैं? तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान जाता। भला आदमी आते ही शुरू हो गया। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कॉलेज में ही था कि पिताजी गुजर गए। मैं पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकता रहा, और बाकी तुम्हें पता है ही, अच्छी किस्मत और सिफारिश न हो तो आज के ज़माने में हम जैसे लोगों के लिए चाय तो पियोगे? चाय? हाँ, लेकिन मोहित ने विपिन को बुलाकर चाय लाने को कहा। इसके साथ ही उसे ये सोचकर राहत मिली कि केक या मिठाई न भी हो तो कोई खास बात नहीं, इसके लिए बिस्कुट ही काफ़ी होगा। ओह! उस भले आदमी ने कहा, आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा, तुम्हें क्या बताऊं। मोहित का भी कुछ समय ऐसे ही बीता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। एलसीएम और जीसीएम की बातें याद हैं? मोहित को इस बारे में पता न था, लेकिन प्रसंग आते ही उसे याद आ गया कि एलसीएम यानी पीटी मास्टर लालचंद मुखर्जी और जीसीएम यानी गणित के टीचर गोपेन चंद्र मितिर। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को ज़बरदस्ती आसपास खड़ा कर बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है? अपने होठे को कोने पर एक मीठी मुस्कान चिपकाकर मोहित ने यह जता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। आश्चर्य, ये सब तो सच्ची बातें हैं, और अब भी अगर जयदेव न हो तो इतनी बातों के बारे में इसे कैसे पता चला? स्कूली जीवन के वे 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे, आने वाले ने बताया, और फिर अफसोस जताया, वैसे दिन अब दोबारा कभी नहीं आएंगे भाई। लेकिन तुम तो लगभग मेरी ही उम्र के हो। मोहित इस बात को कहे बिना नहीं रह पाया। मैं तुमसे कोई 3-4 महीने छोटा ही हूँ। तो फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो गंजे हो गए। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी? आगंतुक ने बताया। हालांकि गंजापन तो हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। मेरे बाप और दादा दोनों गंजे हो गए थे, सिर्फ 35 साल की उम्र में। मेरे गाल धस गए हैं। हाड़ तोड़ मेहनत की वजह और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है। और तुम लोगों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते।
पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, बीमे की दलाली, इसकी दलाली, उसकी दलाली, किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना अपने नसीब में कहाँ। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ। कहते हैं न देह धरे का दंड, देखना यह है देह भी कहाँ तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। विपिन चाय ले आया था, चाय के साथ संदेश और समोसा भी। गनीमत है पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा था, लेकिन अपने सहपाठी की इस टूटी फूटी तस्वीर देखकर वह क्या सोच रही होगी, इसका अंदाज उसे नहीं हो पाया। तुम नहीं लोगे? आगंतुक ने पूछा। मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी अभी पी है। संदेश तो ले लो। नहीं, तुम शुरू तो करो। भले आदमी ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और इसका एक टुकड़ा चबाते चबाते बोला, बेटे का इम्तिहान सिर पर है और मेरी परेशानी ये है मोहित भाई कि मैं उसके लिए फीस के रुपए कहाँ से जुटाऊं, कुछ समझ नहीं आता। अब आगे कहने की ज़रूरत नहीं थी, मोहित समझ गया। इसके आने के पहले ही उसे समझ लेना चाहिए था कि क्या माजरा है। आर्थिक सहायता और इसके लिए प्रार्थना। आखिर यह कितनी रकम की मदद मांगेगा? अगर 20-25 रुपए दे देने पर भी पिंड छूट सके तो खुशकिस्मती ही होगी, और अगर ये मदद नहीं दी गई तो ये बला टल पाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पता है मेरा बेटा बड़ा होशियार है, अगर उसे अभी ये मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। प्लेट से दूसरा समोसा उड़ चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा, और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं। इसलिए कह रहा था कि चाय की चुस्की भरते आगंतुक ने कहा था, अगर तुम 100-150 रुपए अपने इस पुराने दोस्त को दे सको, वेरी सारी। क्या? मोहित ने मन ही मन ये सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपए नहीं हैं, मैं कल आ सकता हूँ। मैं कलकत्ता के बाहर रहूँगा, 3 दिनों के बाद लौटूंगा। तुम रविवार को आ जाओ। रविवार को? आगंतुक थोड़ी देर चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन में कुछ ठान लिया था, यह वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के ही 1000 तरीके जान गए हैं। किसी के पास से 30 साल पहले के बालीगंज स्कूल की कुछ घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह सही, मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊं? सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। मोहित ने पहले से ही तय कर रखा है कि वह अपनी पत्नी के साथ बारुईपुर के एक मित्र के यहाँ उनकी बागान बाड़ी में जाकर सप्ताहांत मनाएगा। वहाँ 2-3 दिन तक रुककर रविवार की रात को ही घर लौट पाएगा। इसलिए वह भला आदमी जब रविवार की सुबह घर पर आएगा तो मुझसे मिल नहीं पाएगा। इस बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मोहित ने 2 टूक शब्द में उसे ना कह दिया होता, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम ऐसा नहीं कह सकते। मोहित ऐसे ही स्वभाव का आदमी है। रविवार को उससे मुलाकात न हो पाने के बावजूद वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकाले तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। शायद इसके बाद किसी दूसरी परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। आगंतुक ने आखिरी बार चाय की चुस्की ली और कप को नीचे रखा था कि कमरे में एक और सज्जन आ गए। ये मोहित के अंतरंग मित्र थे, वाड़ीकांत सेन। 2 अन्य सज्जनों के भी आने की बात है। इसके बाद यही ताश का अड्डा जमेगा। उसने भले आगंतुक की तरफ शक की नज़रों से देखा। मोहित इसे भांप गया। आगंतुक के साथ अपने दोस्त का परिचय कराने की बात मोहित बुरी तरह टाल गया। अच्छा, तो फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ, कहकर अजनबी आगंतुक उठ खड़ा हुआ। तो मुझ पर यह उपकार कर दे, मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूँगा। उस भले आदमी के चले जाने के बाद वाड़ीकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, ये आदमी तुमसे तू कहकर बातें कर रहा था, बात क्या है? इतनी देर तक तो तुम ही कहता रहा था, बाद में तुम्हें सुनाने के लिए अचानक तू कह गया। कौन है ये आदमी? मोहित कोई जवाब दिए बिना बुक शेल्फ की ओर बढ़ गया और उस पर से एक पुराना फोटो एल्बम बाहर निकाल लाया। फिर इसका एक पन्ना उलटकर बाड़ीकांत को सामने बढ़ा दिया। यह तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद? हाँ, बोटोनिक्स में हम सब पिकनिक के लिए गए थे।
मोहित ने बताया। ये पांचों कौन कौन हैं? मुझे नहीं पहचान रहे? रुको, जरा देखने तो दो। एल्बम को अपनी आंखों के थोड़ा नज़दीक ले जाते ही बड़ी आसानी से बाड़ीकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाईं ओर इस खड़े इस लड़के को अच्छी तरह देखो। तस्वीर को अपनी आंखों के कुछ और नज़दीक लाकर वाड़ीकांत ने कहा, हाँ देख लिया। अरे, यही तो है वह भला आदमी जो अभी अभी यहाँ से उठकर गया, मोहित ने बताया। स्कूल से ही तो जुआ खेलने की लत लगी है इसे। एल्बम को तेजी से बंद कर इसे सोफे पर फेंकते हुए वाड़ीकांत ने फिर कहा, मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस के मैदान में देखा है। तुम ठीक कह रहे हो। मोहित सरकार ने हामी भरी और इसके बाद आगंतुक के साथ क्या क्या बातें हुईं और इस बारे में बताया। अरे, थाने में खबर कर दो, वाड़ीकांत ने उसे सलाह दी। कलकत्ता अब ऐसे ही चोरों, लुटेरों और उचक्कों का डिपो हो गया है। इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पका जुआड़ी बन जाना नामुमकिन है, असंभव। मोहित हौले से मुस्कुराया और फिर बोला, रविवार को जब मैं उसे घर पर नहीं मिलूंगा तो पता चलेगा। मुझे लगता है इसके बाद यह इस तरह की हरकतों से बाज आएगा। अपने बारुईपुर वाले मित्र के यहाँ पोखर की मच्छी, पाल्ट्री के ताजे अंडे और पेड़ों में लगे आम, अमरूद, जामुन, डाब और सीने से तकिया लगाकर ताश खेलकर तन मन की सारी थकान और जकड़न दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे जब अपने घर लौटा तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी घर आए थे। कुछ कह कर गए हैं? जी नहीं, विपिन ने बताया। चलो जान बची, एक छोटी सी जुगत से बड़ी बला टली। अब वह नहीं आएगा, पिंड छूटा। लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन ने उसके सामने एक और तहाया हुआ पुर्जा लाकर रख दिया। मोहित ने उसे खोलकर देखा। वह 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। भाई मोहित, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है, इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथ में दे देना, बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे, इस आशा के साथ, इति तुम्हारा जय। मोहित समझ गया अब कोई चारा नहीं, जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी है। यह तय कर उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है, छोकरे को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आकर उसने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद कहा, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक किसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा, फिर सोफे के एक किनारे अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठ गया। मैं अभी आया। मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला। इसके बाद अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाल इन्हें एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद कर नीचे बैठक खाने में वापस आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संजय कुमार बोस। इसमें रुपए हैं, बड़ी सावधानी से ले जाना होगा। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भरी। कहाँ रखोगे? इधर, ऊपर वाली जेब में। ट्राम से जाओगे या बस से? जी पैदल। पैदल? तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्ज़ापुर स्ट्रीट में। भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक है? नाश्ता कर लो, यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूँगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता बता सकोगे ना? मोहित ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और इस लड़के संजय बोस के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने ऊपर अपने कमरे में चला आया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत ही खुश। जय को देखकर पहचान न पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी पा लिया था। तो दोस्तों, ये थी सत्यजीत रे की लिखी कहानी सहपाठी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।